हेलो 11th क्लास। हाँ जी, वी आर डूइंग योर यूनिट 11 दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने ग्रुप 14 हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी। ठीक है, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट आपका जस्ट लाइक जैसे आप 13 ग्रुप में आप पढ़ के आ चुके हो। तो ऑक्सीडेशन हम 14 ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की वो NH2 NP4 होती है। मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल है दैट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अब मेन मोटिव क्या होता है किसी भी ग्रुप का, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से अराइज होती है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर एलिमेंट क्या करेगा, या तो अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। लॉस होने के बाद आपके पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मीन्स या तो M4 पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड हो जाएंगे, या क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कोई भी एलिमेंट 14 ग्रुप का। तो मीन्स या कौन सी स्टेट में जाएगा, M4 नेगेटिव आयंस बनाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो C4 पॉजिटिव जो आयन है, कार्बन का 4 पॉजिटिव आयन की बात यहाँ पे हो रही है, वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यदि हम आयनिक फॉर्म की बात करें तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो हाईली चार्ज स्पीसीज है। सेकेंड थिंग कि यदि 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है कार्बन ने, तो वहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाता है। ठीक है, जो यूजुअली आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि जो कार्बन का 4 पॉजिटिव आयन है वो आपका एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ठीक है, अब कंबाइंड स्टेट में कार्बन 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर सकता है। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आयनिक फॉर्म में वो लाई नहीं करता। ओके, उसके बाद यदि हम बात करें कार्बन की कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लेके आपका कार्बाइड आयन बना देता है C4 नेगेटिव, लेकिन ये भी जो आपका प्रोसेस है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि केमिकल स्पीसीज है कार्बन को 4 पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली यदि हम बात करें तो कार्बन आपका कार्बाइड्स की फॉर्म में लाई करता है। ठीक है, और मीन्स कार्बाइड्स की फॉर्म में आपका C4 नेगेटिव आयन की फॉर्म में इट कैन एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को अपना याद रखना। ठीक है, यदि हम अदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कार्बन की तरह कार्बन C4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 4 पॉजिटिव, तो सिलिकॉन भी आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो बाकी जो अदर एलिमेंट है वो आपके +2 एंड +4 दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मीन्स पी में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तब भी स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तब भी स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। +2 एंड +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो क्यों करते हैं। बार बार रीज़न 13 ग्रुप में मैं बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी सेम रीज़न अप्लाई होगा। D एंड F ब्लॉक आ जाते हैं जो डाउन एलिमेंट होते हैं उनके पास, और वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है, एंड +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, रीज़न मैं बता चुकी थी। इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीज़न होता है कि जो इनर ऑर्बिटल हैं वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, इसलिए जो आपके पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल हो जाती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है टेट्रावेलेंट स्टेट की। टेट्रावेलेंट स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि सेंट्रल एटम के जो अराउंड है आपके पास इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन अराउंड होंगे कंपाउंड 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कंपाउंड की फॉर्म में। तो इसलिए हम बोलते हैं, पढ़ के आ चुके हैं बात, कि जो आपके पास 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं कंपाउंडेड फॉर्म में, दे एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। ठीक है, ना तो वो एक्सेप्टर होते ना वो डोनर होते। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें आयनिक करैक्टर की, तो ऑब्वियसली जो आपका लास्ट टॉपिक आपने जो स्टडी किया था
फेजन रूल जो आपने स्टडी किया था वहाँ से आपने ये फाइंड आउट किया था कि जब आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मैक्सिमम हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो वो कंपाउंड आपके पास कोवेलेंट होते हैं। जिन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी लो होती है वो कंपाउंड आपके पास आयनिक होते हैं। ठीक है, इसलिए आपके पास जो SnCl2 है वो आपका आयनिक सॉलिड है, लेकिन यदि वो टेट्रावेलेंट स्टेट में हो तो फिर वो आपका कोवेलेंट हो जाता है। ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो ऑब्वियसली +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो मीन्स डाउन द ग्रुप जो आयनिक करेक्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक, आपका जो थर्ड है हेडिंग, वो आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो डाउन एलिमेंट है आपके पास वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4 दोनों दिखाते हैं। ठीक है, जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्ट करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कि वो अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करके +4 में जा सकती है। एंड जो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्ट करती है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स दैट कैन ऑल्सो मूव टू द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये याद रखना, +2 की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जिन कंपाउंड की होती हैं वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, +4 वाले आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, यही रीज़न है आपके पास कि जो आपके पास सॉल्ट होता है टीन क्लोराइड का, वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, एंड जो PbO4 है 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टेंडेंसी टू फॉर्म p बॉन्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है स्मॉल साइज होता है आपके पास जो कार्बन की, यदि हम बात करें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो कार्बन की टेंडेंसी होती है p मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। कहने का मीनिंग है कि खुद के एलिमेंट के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दूसरे एलिमेंट के साथ। और इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने एनालिसिस बिहेवियर कराया था। उसका रीज़न होता है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो कार्बन से लेड पे, तो जो एबिलिटी है p मल्टीपल बॉन्डिंग की वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के केस में जब आपका जो एलिमेंटल सिलिकॉन है वो एग्जिस्ट करता है डायमंड स्ट्रक्चर में, सिलिकॉन के आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जब डायमंड स्ट्रक्चर में होता है तब आपके पास वो एलिमेंटल फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है CO2 में, हालांकि डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन फिर भी वो गैस होती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि CO2 आपके पास गैस होती है लेकिन SiO2 आपके पास सॉलिड होता है। इसका रीज़न क्या होता है वो आप एक बार यहाँ से समझ लो, क्योंकि आपके पास जो सिलिकॉन का डाइऑक्साइड है उसमें आपके पास 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है सिलिकॉन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, वहाँ पे एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होने की वजह से आपके पास जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से स्पेस अवेलेबल कम रहता है, तो वो सॉलिड स्टेट में आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है टेंडेंसी टू फॉर्म d बॉन्ड। ऑब्वियसली कार्बन के पास तो d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो d बॉन्ड मतलब d ऑर्बिटल p के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, तो कार्बन तो बनाएगा नहीं d बॉन्ड। बाकी जितने भी एलिमेंट है, जैसे आपके पास सिलिकॉन की यहाँ पे बात की है या अदर एलिमेंट की, तो उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो दे कैन फॉर्म d बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। क्वेश्चन इज दिस कि आपके पास जो नाइट्रोजन ट्राईमिथाइल अमाइन जो होता है पर्टिकुलरली, और नेक्स्ट जो आपके पास ये सिलिकॉन का ट्राईसिलाइल अमाइन, तो ट्राईसिलाइल अमाइन आपके पास वीक बेस होता है, लेकिन आपके पास जो ट्राईमिथाइल अमाइन है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसका रीज़न पूछा जाता है क्यों। ठीक है, तो उसका रीज़न आपके पास ये होता है कि जो आपके पास नाइट्रोजन जो होती है और जो सिलिकॉन होता है
दोनों के पास आपके पास डी ऑर्बिटल आपका अवेलेबल होता है सिलिकॉन के पास, एंड पी ऑर्बिटल आपका अवेलेबल होता है नाइट्रोजन के पास। दोनों का ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैपिंग होने की वजह से ये विद इन आपके स्टेबल हो जाते हैं। बाहर से इनको किसी भी इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से बाहर से कहीं से इनको जो इलेक्ट्रॉन है ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं रहते डोनेट करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है दैट विल ओवरलैप विद द जो आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिटल, उसके साथ ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। और यदि हम ज्योमेट्री की बात करें इसकी, तो वो आपके पास ट्रायगोनल प्लेनर होती है। इसको थोड़ा सा याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होती है नाइट्रोजन की, ठीक है। और जो 2p ऑर्बिटल आपके पास होता है उसमें वो फुली फिल्ड होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल है वो आपका एम्प्टी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैक्सिमम कोवेलेंसी का। ऑब्वियसली कार्बन की कोवेलेंसी को तो हम एक्सपेंड कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 4 होता है। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में, ठीक है। लेकिन बाकी में आपका डी ऑर्बिटल मौजूद होता है, तो उसकी कोवेलेंसी आपकी अप टू 5-6 बॉन्ड तक वहाँ पे जा सकती है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 टाइप की हो सकती है। और ये एक्सपेंड करने का रीज़न क्या होता है, वैसे तो इनका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इनको 4 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन इनके पास डी ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से अपने ऑर्बिटल को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इन चीज़ों को आपने खुद स्टडी करना है कि 2 टाइप के जो 14 ग्रुप के एलिमेंट है वो 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, मोनो एंड डाइऑक्साइड, ठीक है। मोनोऑक्साइड में यदि हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एसिडिक करेक्टर आपका डिक्रीज होता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ से बता दिया है, ठीक है। और एसिडिक बिहेवियर होने की वजह से जो आपके पास अपर वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो इन रिएक्शन को थोड़ा सा याद रखना। यहाँ से बस इतना याद रखना है कि 2 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। यदि हम डाइऑक्साइड की बात करें तो डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन का मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। फर्दर जो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, फिर आपके पास जो लास्ट वाले होते हैं वो एम्फोटेरिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो बाकी कोई भी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम आपका वाटर को डिकम्पोज नहीं कर सकता, सिर्फ एक आपका टीन है जो डिकम्पोज करता है स्टीम को, ठीक है। और वहाँ से आपका जो है वो टीन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। लेड अफेक्ट होता ही नहीं है वाटर से, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है आपकी लेड ऑक्साइड की। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यदि हम हेलोजन्स की बात करते हैं तो 2 टाइप के हेलोजन बनाते हैं, टेट्राहेलाइड, 2 टाइप के हेलाइड्स, MX4 टाइप के 14 ग्रुप के एलिमेंट एंड MX2 टाइप के, ठीक है। तो इनको एक बार जर्नल सी बात पढ़ लेना। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो एक तो ये है कि थर्मल स्टेबिलिटी हेलाइड की डिक्रीज होती है जैसे आपका जो हेलोजन का साइज है वो इंक्रीज होता है। मीन्स PbCl2 आपका स्टेबल होता है, PbBr2 आपका अनस्टेबल होता है, PbI4 आपका अननोन ही होता है, ठीक है। ये रीज़न आपसे पूछा जाता है कि आपका एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। उसका रीज़न एक ही होता है क्योंकि जो Pb यदि 4 पॉजिटिव स्टेट में हो तो वो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी होती है, ठीक है। और वो रिड्यूस कर जो आपके पास I नेगेटिव की यदि हम बात करें तो वो उसकी आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होती है, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होने की वजह से ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका रीजंस है जो आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हाइड्रोलिसिस की यदि हम बात करें तो सिलिकॉन आपका हाइड्रोलिसिस करके आपके पास सिलाइल एसिड आपका बनाता है, मीन्स सिलिकॉन OH4 बना सकता है। बाकी जो CCl4 है वो आपका वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये आपका स्टेप दिखाया हुआ है कि कैसे आप सिलिकॉन का जो टेट्राहेलाइड है उसको एसिड जो है सिलिलिक एसिड है उसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, मीन्स ClOH से कैसे रिप्लेस होता है, ये भी आपने देखना है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी का जो कंसेप्ट है
वो यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर में से बाकी जितना पोर्शन आपको बचा है वो आपने सिर्फ एलोट्रोप ऑफ कार्बन पढ़ने हैं, वो आपने खुद करना है कंसेप्ट। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में जो भी बचता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने नहीं करना है। ओके, तो इसमें इतना कंटेंट मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।